नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अखबार की हर अहम जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की, जैसे कि हम हमेशा लोकल न्यूज़ से ही स्टार्टिंग करते हैं। और इस वक्त जो लोकल न्यूज़ में जो अखबार की जो सुर्खी बना हुआ है वो है कि इस वक्त तेलंगाना में भी जो एक अहम बैठक हुई है अधिकारियों की, उसमें भी जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। हालांकि देखा जाए, जो बिहार राज्य है वो पहला एक ऐसा प्रदेश है जो जातिगत आधारित जनगणना कराने वाला एक पहला राज्य बन गया है। और हालांकि अगर बात करें दूसरे राज्य की, आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य है जातिगत जनगणना कराने के मामले में। और वहीं पर जो तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में 1 महीने के भीतर हम जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेंगे और इसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। कल इसी के सिलसिले में तेलंगाना के मंत्री परिवहन मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री हैं पोन्नम प्रभाकर, उन्होंने एक अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर जातिगत जनगणना करने का जल्द से जल्द फैसला किया जाए और उसको लागू किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिदा। जिस तरह से जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो रहा था कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने, या अगर बात करें राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले भी यही बोला था कि अगर यहाँ पे मतलब तेलंगाना में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वो जातिगत जनगणना कराएगी। उसी हिसाब से अगर देखें तो कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वहाँ पे जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शंस में भी जातिगत जनगणना पे बात की थी, उस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पे जातिगत जनगणना होगी तो ये बहुत अच्छा फैसला हो। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी जातिगत जनगणना कोई वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो अपने वादे किए थे लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं अब वो जो है उस पर क्या बोलते काम करना चाह रही है। और वो चाह रही कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम इन पे काम करें, ताकि जिस तरह से कल जो रिजल्ट्स आए हैं हरियाणा के, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक क्या बोलते झटका लगा है। जी जी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छी उसमें थी, पोजीशन में थी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे वो सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अगर बात करें जातिगत जनगणना की, तो सबसे पहले जातिगत जनगणना जो है वो कराई थी बिहार ने। ठीक है, उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मतलब उनकी सरकार थी। ठीक है, नीतीश कुमार वहाँ के सीएम थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे। आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस वो बना था महागठबंधन, उसकी सरकार थी। उसके बाद फिर इसको कराया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब जब तेलंगाना में होगा तो मुझे ये भी ये भी सोर्सेज आ रहे हैं कि तेलंगाना में होने के बाद या तेलंगाना के साथ साथ ही कर्नाटका में भी ये कराया जाएगा। और वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और डीएमके साथ में है, तो वहाँ पे भी एक बात कही जाएगी कि इसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जीते। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें बहुत ज़्यादा आई हैं, वहाँ पे कांग्रेस की कम आई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी एक ये कहा जा रहा है कि जब वहाँ सरकार बन जाएगी उसके बाद अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब जिन राज्यों में होने वाले इलेक्शन है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, इन सब जगहों के लिए वो कुछ अपनी ज़मीनी स्तर की तैयारी शुरू करेंगे, जिसमें एक जातिगत जनगणना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो कराने के बाद शायद उनके ऊपर जो दाग लगते रहते हैं कि सिर्फ बयान देते हैं काम नहीं करते हैं, वो शायद ख़त्म हो जाए कहीं। जी, तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है अपने राज्यों में जहां उसकी सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना करने का
फैसला ले चुकी है और कहीं कहीं पर हुआ भी है। जैसा कि आपने बोला कर्नाटका में भी आने वाले दिनों में हो सकता है। तो जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम जो आयद होते रहते हैं कि जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर, तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो राहुल गांधी है, तो उन्होंने जिस तरह से अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो भी राज्यों में, उनसे कहा है कि जैसा भी हो जल्दी से जल्द इस चीज़ को आयद किया जाए, जल्दी से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो उन पर जो इल्ज़ाम आयद होते रहते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं हटते चले जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से सॉरी मैं रोक रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ देखा जाए तो बीआरएस यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है और वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर चीज़ में घेरती रहती है। और बीआरएस ने भी ये बोला था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है, उसने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। बीजेपी ने भी यही बोला था कि वो सत्ता में आ गए, अब तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। उसी तरह से कर्नाटका में भी ये बोला जा रहा था कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही, वहाँ पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ भी नहीं हो रही है। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो कांग्रेस के लिए आगे के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जिन स्टेट्स में, उसके लिए कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर की तैयारी शुरू करने को देखा जाएगा। जी, तो जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करी, तो विधानसभा चुनाव में नतीजे जो आए हैं, जो खासकर जो हरियाणा में जो नतीजे आए हैं, हालांकि कांग्रेस की वहां पर बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी जो है पकड़ मानी जा रही थी। वहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, वो पूरी तरह से अपने जुटे हुए थे अपनी सरकार बनाने में। हालांकि उनमें जो आपसी जो मतभेद सामने आए थे, उन्होंने उनको मिटाने की भी कोशिश की थी। हालांकि राहुल गांधी भी वहां पर गए थे, उन्होंने साथ में हाथ पकड़कर एक एकता का संदेश दिया था कि हम सभी एक हैं। लेकिन जैसा कि नतीजे आए हैं, कल जो हरियाणा में नतीजे आए हैं, भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा वहां पर हासिल किया है। लगातार भाजपा वहां पर तीसरी बार जीती हुई है और वहां पर जो भाजपा के जो नेता हैं वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उस पर तंज कसते हुए कहा था कि आपने जिस तरह से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन कल पीएम मोदी ने भी इसको लेकर कहा था कि सुशासन की सरकार जीती, उनकी जीत हुई है। लेकिन वहीं पर बात करें जो हरियाणा में इस वक्त जो कल चुनावी नतीजे आए थे, वहां पर कई मंत्रियों और नेताओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। कई प्रत्याशियों के बीच ऐसा मुकाबला था कि एंड वक्त पर भी ऐसा लग रहा था कि वो नेता जीतेंगे या वो जीतेंगे, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा की जीत हुई है। लेकिन वहीं पर बात करें जो जुलाना सीट से जो प्रत्याशी थी विनेश फोगाट, वो जीत गए हैं और उनकी जीत का जो सेहरा बांधा गया था, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं यहाँ से जीती हूँ। हालांकि वहां पर पहले जो है जेजेपी के जो एक एमएलए थे, उनका वहां पर एमएलए थे। हालांकि उन्होंने पिछले टाइम जो 2019 में चुनाव हुए थे, भाजपा के जो एमएलए थे उनको हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए हरियाणा में, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना वहां पर पहिया लगाया हुआ था, जमाया हुआ था अपना, जिस तरह से लग रहा था आंकड़ों को देखकर, जैसा कि काफी सारे न्यूज चैनल ने भी आंकड़े दिए थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। लेकिन कांग्रेस को वहां पर एक बहुमत मिलता हुआ, जिस तरह से कल नतीजे आ रहे थे, बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार वहां पर उनकी हार हुई और भाजपा की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं जैसे कि दूसरे नेता भी बोल रहे हैं कि इनमें जो आपसी मतभेद हो रहे थे, शायद इनकी हार की वजह वो हुआ है। बिल्कुल रिता, जिस तरह से अगर हम बात करें कि राजनीति में चुनाव जीतने या हारने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस चुनाव के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाना, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो यही वजह होती है कि चुनाव में वोटों के अंतर से जीत की तुलना इसी चीज़ से लगाई जाती है, ठीक है। इस वक्त जो वहाँ के रिजल्ट आए हैं, क्या बोलते हैं, हरियाणा के, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम किया, जिस तरह आपने अभी बोला कि चुनाव में जो आपकी पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, इंटरनल जो मैटर्स होते हैं, या तो आप उसको एक बंद कमरे में करें या फिर आप उस पर कोई सख्त एक्शन लें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पे देखी। पंजाब में भी यही हुआ था, ठीक है। पंजाब में भी वहाँ पे सिद्धू थे और जो वो थे वहाँ के दूसरे लीडर थे, उनमें भी ये मतभेद हुआ जो कि जिसका फ़ायदा वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने उठाया, ठीक है। वहीं उसके बाद फिर अब आप देखें हरियाणा में कांग्रेस एक मजबूत उसमें थी, पोजीशन में थी और कांग्रेस के पक्ष में हर कोई था। वहाँ के जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे थे लोग, जो क्या बोलते जर्नलिस्ट, उनका भी यही मानना था कि
वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं उनसे बात की, वो भी वहाँ गई हुई थी हरियाणा, उन्होंने भी यही बोला कि वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो इनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स चल रही थी, हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर शैलजा हो, इनको लेकर के जो लोगों में एक वो बना एक, देखिए जब आपकी इंटरनल कोई पॉलिटिक्स होती है, आपकी इंटरनल मैटर चल रहे थे, तो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है, मतलब हालांकि वो उस वक्त सत्ता में है, तो वो उस पर गेम खेलना शुरू करती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस मैसेज को कन्वे करती है कि भाई आपस में नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको क्या संभाल पाएंगे, ठीक है। इस वजह से देखा जाए तो वहाँ पे कांग्रेस के लिए अच्छा मौका था, कांग्रेस ने वो मौका गंवाया, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से एक सीख मिलनी चाहिए और सीख पे उसको काम करना चाहिए। वहीं अगर बात करें हरियाणा में जीत और हार की, तो हरियाणा में बाबा जो राम रहीम है, रेपिस्ट है, उसका जो जेलर था जी, जो उसे बार बार वो देता था परोल, या मतलब वो बार बार बाहर आते थे, उसको टिकट दिया गया था और वो कल जीत गया। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भक्त जो होते हैं किसी के भी, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बंदा है जिस पे रेप और मर्डर का इल्ज़ाम लग चुका है, उसकी सज़ा हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर आता है इलेक्शन से चंद रोज़ पहले, और वो फिर ये बोलता है कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिएगा। और उनके जो अंधभक्त होते हैं या भक्त होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसकी बात को मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त होना चाहिए लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अंधभक्त जो होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। जी, तो जैसा कि आपने बोला कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कांग्रेस की सरकार पर। और वहीं बात करें जिस तरह से जो लाना सीट से जो विनेश फोगाट जीती हैं, उस पर कल एक सवाल उठाते हुए जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो भाजपा के नेता रह चुके हैं और भाजपा के नेता है, हालांकि उन पर जो यौन उत्पीड़न का जो इल्ज़ाम लगाया था विनेश फोगाट और उनके अन्य साथियों ने, साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो, उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ, तो कल ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जिस तरह से विनेश फोगाट जीती हैं, हालांकि ये अगर उन्होंने कहा कि अगर ये मेरी वजह से जीती है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार में वो गई हैं, तो कांग्रेस सरकार का जिस तरह से वो ओलंपिक में गई, उनका सत्यानाश किया उन्होंने, वहीं पर कांग्रेस का सत्यानाश ही कर देंगे। बिल्कुल, देखिए एक लीडर है, मतलब वो पहले WFI का अध्यक्ष रह चुका है और बीजेपी का एक कद्दावर नेता माना जाता है कि बीजेपी उसको हटा नहीं पाई, उसको टिकट ना दे करके उसके बेटे को टिकट दिया गया। लेकिन वो इस तरह की बातें बोल रहा है कि भाई ये जहाँ भी जाती हैं उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं, ठीक है, उसको बर्बाद कर देती है। तो ये एक महिला के लिए, एक महिला खिलाड़ी के लिए ये कहना, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मेंटेलिटी को भी जाहिर करता है बाहर, ठीक है। वहीं अगर बात करें इस इलेक्शंस पे, तो कल PM नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा सा भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी जो है जाति को आपस में लड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी देश में जो है क्या बोलते हैं, विदेशी चीज़ों को, मतलब इस देश की राजनीति को विदेश में ले जा रही है और विदेश में इसकी तू करवा रही है, ठीक है। आप एक स्टेट जीत गए हैं, उसके बाद इस तरह की बातों को कहना कहीं सही नहीं होगा। आप जीत गए हैं, आप इसकी खुशी मनाइए, चाहे कांग्रेस होती या बीजेपी, अगर वहाँ जीती कांग्रेस तो वो भी एक तरह से जीतना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि देश में विदेशी जो ताकतें हैं उसको बढ़ावा मिल जाता अगर कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आ जाती। और देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, 46 जो है वो क्या बोलते हैं वहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी है। अगर आप सॉरी हाँ, लेकिन 49 सीटें जीते हैं, ठीक है, 3 सीटों से ही आगे हैं और कांग्रेस 37 पे है। अगर वहाँ पे भी अदर्स वाला सिस्टम होता कि अदर्स जो हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होते, तो हो सकता है वहाँ की जो है क्या बोलते हैं इस वक्त की सूरत हाल थोड़ी बदल जाती। लेकिन वहाँ पे किसी को भी मौका नहीं मिला। वहाँ JJP जो पिछली बार सरकार में थी और उसके जो लीडर हैं जयंत, वो क्या बोलते, क्या नाम है उनका, जयंत चौटाला, वो जो हैं वहाँ के डिप्टी CM थे, लेकिन इस बार उनका भी खाता नहीं खुला जी। इस बार वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस, BJP और INLD जीते हैं, जो अभय चौटाला की पार्टी है। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बात की है कि
वो जब जेल से बाहर आए थे तो एक ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का फैक्टर जो है वो वहाँ पड़ेगा, लेकिन कल देखने को ये मिला कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का बेटा अपने आप को कहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी सफलता नहीं मिली है। वहाँ पे उनकी पार्टी खाता भी नहीं खुला है। और वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में एक सीट जीती है आम आदमी पार्टी, तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इसका खाता खुल गया है, लेकिन जो उनका घर है वहाँ पे वो नहीं जीत पाए हैं। जी, तो जैसा कि आपने INLD की जो जिक्र किया INLD जो है BSP की सहयोगी पार्टी है, और जिस तरह से उनका वहाँ पर कोई भी खाता नहीं खुला है, तो कल ही जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने उस पर तंज करते हुए कहा कि इसमें जो है आपसी फूट, आपसी मतभेद इसमें सामने जो आए हैं उसका नतीजा हमें देखने को मिला है। और उन्होंने ये भी कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा जो है सीधा सीधा भाजपा को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो SC ST और OBC के जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको निशाना बनाकर उनको अपने पाले में लेकर उन्होंने उनका वोट हासिल किया। और उन्होंने जिस तरह से उनको एक लोभ दिया था, उन्होंने एक लालच दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर, संविधान के मुद्दे को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही है, उन्होंने अपना गठबंधन मजबूत किया है। बिल्कुल, जिस तरह से मायावती की बात करें तो मायावती इन्होंने बोला है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं जाट वोट जो था वो हमारे साथ नहीं आया, और इन्होंने मतलब जिसके साथ गठबंधन किया था उन पे भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने उस तरह से उन चीज़ों को कन्वे नहीं किया, क्योंकि एक ये जो पार्टी ये मतलब इसलिए जानी जाती है कि इसके कैंडिडेट हर जगह होते हैं, ये हर जगह अपने कैंडिडेट्स उतारती है। वो बात अलग है कि बाद में वो कैंडिडेट्स फिर इसके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं जीत के बाद। कई ऐसे भी देखे गए हैं जो जीतने के बाद चले जाते हैं किसी और पार्टी में जो वहाँ पे सत्ता में होती है, लेकिन मायावती जो हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह अपने कैंडिडेट्स उतारती हैं, और हर बार जब वो वहाँ पे जिससे अलायंस करती हैं उसके बाद फिर जब हार जाती हैं तो उस अलायंस के बारे में, मतलब जिस पार्टी से वो अलायंस कर रही हैं उस पर मतलब उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाती हैं कि उन्होंने हमारा मैसेज सही से कन्वे नहीं किया। वहीं अगर बात करें मायावती की, तो मायावती ने आज ये बात बोली है कि हम अब जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ चुके हैं, और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब जो क्या बोलते हैं इंडिया वो है अलायंस, वो देश के भोले भाले SC ST लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है और उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम जो हैं सिर्फ हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। हमारे जो मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब इस बीच में पहले भी षड्यंत्र रचे गए हैं कि BSP को कहीं ना कहीं ख़त्म करो। BSP के बारे में ये भी बोला गया कि BSP अब ख़त्म हो रही है। मायावती ने खुद ये बात बोली कि हमारे बारे में बोला जाता है कि मायावती अब राष्ट्रपति बन जाएंगी तो उनका करियर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर मायावती ने बात की। अगर बात करें हम यहाँ की, तो कहीं ना कहीं मायावती फैक्टर जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मायावती ने जितना भी किया, हालांकि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी उनके शासन में जो है कहीं ना कहीं प्रशासन जो था वो बहुत एक्टिव रहता था जी, लेकिन अब मायावती पे काफ़ी सारे धब्बे लगे हुए हैं कि मायावती करप्शन करती हैं, और सबसे बड़ा धब्बा ये कि मायावती जो हैं वो BJP के साथ कहीं ना कहीं आउटडोर से BJP को सपोर्ट करती हैं। वहीं इसी तरह अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कल ये भी बात सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जो बाहर जेल से किया गया है, और उन्होंने जो CM पद छोड़ने का जो अपना एक वो दिया था, उसके बाद वो हरियाणा में गए और हरियाणा में ये बात बोली कि अगर मैं कुछ टाइम पहले जेल से बाहर आ गया होता तो हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनती। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को बाहर किया गया, और अरविंद केजरीवाल को बाहर करने के बाद फिर कांग्रेस को वहाँ पे कमज़ोर किया गया, क्योंकि इन्होंने जा करके कहीं ना कहीं वोट काटे हैं, और उस वोट कटने का जो नुकसान हुआ है वो जाहिर है कांग्रेस को ही हुआ है। आप देखिए कि वहाँ की JJP पार्टी, उसको भी कुछ नहीं आया, वहाँ के INLD उसको सिर्फ 2 ही सीटें आई हैं, अदर्स में मतलब 2 ही 3 लोग जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के लिए अरविंद केजरीवाल मतलब अगर देखा जाए तो वो
बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते नजर आए हैं। ठीक है, जो ये इसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अगर उन्हें यहाँ लड़ना ही था तो जब कांग्रेस पार्टी से अलायंस की बात हो रही थी, जब ये जेल में थे, तो अलायंस कर लेते तो हो सकता है वहाँ पे इस वक्त नतीजे कुछ अलग होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अकेले लड़ने का वो किया फैसला, और उसके बाद फिर आज ये हाल है कि अरविंद केजरीवाल जहाँ का बेटा अपने आप को कहते हैं, वहाँ पे उनका खाता भी नहीं खुला। और पिछली बार भी इनका खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुला। अब देखना है कि आगे अरविंद केजरीवाल का क्या होता है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में फिलहाल ये एक सीट जीत गए हैं। तो उससे कल इन्होंने काफ़ी ट्वीट किए थे कि हमारा जो एमएलए वो 5वें स्टेट में भी हो गया जी। तो जैसा कि आपने मायावती का जिक्र करते हुए कहा कि मायावती जो है इंटरनल तरीके से भाजपा का सपोर्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो विपक्षी पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, वो सीधा सीधा हमेशा जो है इंडिया गठबंधन पर इल्ज़ाम लगाती है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जैसा कि उन्होंने कल भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो पूरी तरह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखें कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, वो जब बीजेपी में गए और उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। तो क्षेत्रीय पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, और कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी यही सोचना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी जो होती हैं उनको ख़त्म ना किया जाए। क्षेत्रीय पार्टियां ख़त्म होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है। इसी तरह मायावती जिस तरह से कह रही हैं कि छोटे छोटे दलों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, मायावती अभी तक तो जिंदा है ना, मतलब उनकी पार्टी तो जिंदा है, तो वो क्यों नहीं जीत पा रही है? वो आप ना उत्तर प्रदेश में जीती, ना आप लोकसभा में जीती, ना आप हरियाणा में जीती हैं, अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, कहीं नहीं जीत पा रही हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों के माइंड में एक चीज़ घुस गई है कि आप कहीं ना कहीं बैक डोर से कहीं ना कहीं आप जो हैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी के समर्थन में उतर रही हैं। आप इंडिया अलायंस के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हैं। हालांकि देखा जाए उत्तर प्रदेश में अगर ये अलायंस में आ गई होती तो शायद इनको 2-3 सीटें मिल सकती थीं। जिस तरह से इंडिया अलायंस की लहर थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने काफ़ी साथ दिया था, इन लोगों ने अच्छी मेहनत की थी, और वो क्या बोलते हैं उसका नतीजा सामने आया था कि भाई एक देश में जो है इंडिया अलायंस ने अच्छी कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर ये भी आती साथ में तो शायद इनको भी कुछ सीटें मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने ना आने का फ़ैसला किया और हर जगह अकेले लड़ने का फ़ैसला किया। उस अकेले लड़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ। लेकिन अकेले भी लड़ती हैं यासिर, तो वो कहीं जैसे कि जब चुनाव आते हैं दूसरी पार्टियां तैयारी करती हैं, बहुत टाइम पहले से तैयारियां करती हैं, संबोधित करती हैं लोगों को, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो करती हैं, लेकिन मायावती इस सिलसिले में कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। मायावती कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। उसका रीज़न ये है कि मायावती जो हैं वो अपने आप में ही रहती हैं। मायावती अभी वही ओल्ड स्कूल और थॉट्स के उससे काम कर रही हैं अपने पार्टी का। जिस तरह से अगर देखा जाए तो उनके जो भतीजे हैं उन्होंने जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था वो काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे, वो काफ़ी एग्रेसिव मोड में बोल रहे थे, और उनके बारे में अपोजिशन मतलब जो वहाँ की अपोजिशन है वो भी कह रही थी कि एक अच्छा नेता पैदा हो रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बीजेपी के बारे में कुछ बोला, आपने अपने भतीजे को ही हटा दिया कि बीजेपी के बारे में तुमने क्यों बोला, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये समझ में आया कि भाई ये तो बीजेपी की तरफ से ही खेल रही है ना जी। तो वो उनको हटा दिया। उसके बाद इलेक्शन में फिर क्या हुआ वो सबके सामने। अब फिर जब बीजेपी ये बोल रही है मायावती, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको वो दर्द है कि मैं वहाँ गई और उतना फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, या मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर कांग्रेस को उतना फ़ायदा क्यों हो गया, ये भी बात सामने आ रही है। क्योंकि वहाँ पे दो लोग ऐसे थे ना, एक आम आदमी पार्टी थी और एक मायावती थी जी। ये दोनों लोग अलग अलग तरीके से खेल रहे थे जी। और जिसका कल जो नतीजे आए हैं उसमें सुबह में ये था कि भाई बीजेपी पीछे चल रही थी, देन फिर अचानक 10 बजे के बाद बीजेपी ने जो रफ्तार पकड़ी, हालांकि देखा जाए तो उतना ज़्यादा उसका वो नहीं हुआ है, मतलब क्या बोलते 48 या 49 सीटें ही आई हैं उसकी, लेकिन फिर भी एक जो मतलब जो रफ्तार पकड़ी थी उसने। और जिस तरह से ये भी बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से या वहाँ के जो लोग थे उनकी तरफ से कि बीजेपी के खिलाफ जनता थी, बीजेपी के खिलाफ किसान थे, बीजेपी के खिलाफ पहलवान थे, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी सारे लोग थे, वहाँ के व्यापारी भी थे, लेकिन
वोट भी बीजेपी के खिलाफ पड़ा, लेकिन बीजेपी जीत कैसे गई इसको लेकर के चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी कल इल्ज़ाम लगाया है कि ईवीएम जो थी वो कहीं मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जगहों पे 99% चार्ज मिली हैं, ठीक है। तो इसका भी एक अब वो चलता रहा, जहाँ पर 57, 58 इस तरह से चार्ज थी वहाँ पर हमारी सरकार बनी है। हाँ 58, 60 जहाँ पे चार्ज थी वहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन जहाँ पे 99% चार्ज थी वहाँ पे बीजेपी चार्ज हो गई जी। तो वहीं बात करें जिस तरह से हमने हरियाणा चुनाव के बारे में बताया, जिस तरह से वहां पर भाजपा ने जीत हासिल की है, तो वहीं पर बात करें दूसरे राज्य की जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में जो है एनसी को बहुत अच्छे बहुमत हासिल करके उन्होंने जो है वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। एनसी और कांग्रेस के मिलाकर 49 और भाजपा की 29 और पीडीपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहीं पर बात करें जो एनसी के जो प्रमुख हैं उमर अब्दुल्ला, उनके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जो है एक माननीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जो है अच्छे इंसान है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में वादे किए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से, जनता से वादे किए हैं कि हम आपकी आकांक्षाओं को, आपकी जो आपसे जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरह से भाजपा जो है उनसे जो वादे किए हैं वो पूरा करती है। और उन्होंने कहा कि हम मतभेद करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अगर इससे अच्छा है कि हम आपसी सहमति से पूरे संबंध बना के अच्छे से हम उनके साथ रहें, वो हमारे साथ रहें, ताकि एक अच्छी सरकार जो है चल सके। उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि भाजपा पर, केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो है भाजपा जो 8 से 10 सालों में केंद्र सरकार ने यहाँ पर लोकतंत्र को नहीं आने दिया, और जो मोदी सरकार है वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सरकार बने, यहाँ पर कोई भी एक जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो आए यहाँ पर, लेकिन हमने सरकार बनाकर उनको एक झटका दिया है, और जो हमारी सरकार है वो पूरी तरह से काम करेगी। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जिस तरह से हमने गठबंधन के साथ हमने अपनाया है उनको, और जिस तरह से हम काम करेंगे, हम उनको आने वाले वक्त में दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर भी एक राज्य का दर्जा हासिल कर सकता है, जम्मू कश्मीर भी अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया था और लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, ठीक है। तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से जीते हैं। और जिस तरह से कल जब इनके पक्ष में नतीजे आ रहे थे, उसी दौरान इनके जो वालिद हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ये ऐलान किया कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उमर अब्दुल्ला होंगे। उसके बाद आज जब उनका बयान आया है कि अब तक मतलब जो हमारी कोशिशें थी, हमने सारी अपनी कोशिशें की और जनता ने हमारा बहुत साथ दिया, अल्लाह मतलब देखा जाए तो अल्लाह पाक ने भी हमारा साथ दिया, हम यहाँ पे आए, हम सत्ता में आए हैं, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जनता के साथ मतलब जनता जिस तरह से मुझे लेके आई, हम उससे कहीं ज़्यादा उसके लिए करें। और जिस तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं वहाँ बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। बीजेपी वहाँ पे जितनी सीटें लेके आई है इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी, ठीक है। वहीं कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस अलायंस में तो है, लेकिन कांग्रेस के पास उतनी ज़्यादा सीटें हैं नहीं, ठीक है। और पीडीपी को भी झटका लगा है। ये मतलब अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा था कि पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती की जो बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो जीत सकती थी, लेकिन वो हार गई। उनके हारने से कहीं ना कहीं पीडीपी का जो एक मतलब एक ख़ानदानी वो चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब वो मतलब डाउन हो गया। अगले इलेक्शन में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल पीडीपी के लिए भी उतना अच्छा नहीं, क्योंकि 3 ही सीटें लेके आई है। और जिस तरह से कल से ये चल रही थी, कल से नहीं अगर 2 दिन पहले से भी बात करें कि पीडीपी जो है इसमें आएगी गठबंधन में, तो फारूक अब्दुल्ला ने तो उनका खैर मकदम किया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जब तक हम सही से काम नहीं कर लेंगे, जब तक हम सही से बात नहीं कर लेंगे, तब तक हम उनके साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा अभी हम सिर्फ इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमें सरकार वहाँ बनानी है, मतलब वहाँ पे हमें मुख्यमंत्री बनना है, और किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा करना है, क्या करना है, अभी हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, वक्त मिला, तो हम उस चीज़ पे जाएंगे और देखेंगे कि उधर से किस तरह की वार्तालाप हो रही है, वो किस तरह से हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें मतलब जब आएंगी पक्ष में तभी काम होगा। वहीं एक चीज़ और, एक खबर आ रही है अभी वहाँ से हरियाणा से
कि हरियाणा में सैनी के जो 10 मंत्री थे उनमें से 8 हार गए हैं। आप सरकार बना लिया आपने, आप सत्ता में आ गए, आप तीसरी बार मतलब वहाँ पे बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है, लेकिन आपके जो 10 मंत्री थे उनमें से 8 हार गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है वहाँ उनके लिए कि वो हार गए हैं। और अगर बात करें हम वहाँ की क्या बोलते जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है। ये आम आदमी पार्टी इसके लिए कल से ही खुशी मना रही है। हालांकि उसको ये भी सोचना चाहिए कि हम हरियाणा में हार गए, अपने पड़ोसी राज्य में हार गए हैं, ठीक है, लेकिन वो उतनी खुशी मना रही जितनी मुझे नहीं लगता कि एनसी भी मना रही होगी। जी, तो जो एनसी के जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कल एक खुशी जाहिर करते हुए कहा, जैसा कि उनके पिता ने एक ऐलान किया था कि जो उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी जीत हुई है, एनसी को अच्छी सीटें प्राप्त हुई हैं, एनसी और इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार चलाएंगे और जिस तरह से लोगों ने हमें प्यार दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है, उनका मैं बहुत ही बड़ा आभारी हूँ और हमेशा उनकी सेवा करता रहूँगा। साथ ही उन्होंने भाजपा पर एक इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हम भाजपा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि ना ही भाजपा हमारी राजनीति को स्वीकार करेगी। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बात की है, अब इलेक्शन हो गया है, अब इनको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। अब वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ मतलब ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना ये इतना इम्पॉर्टेंट है। वहीं से भी ये खबर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किए जाने पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। जी। इन पे ये चीज़ चल रही है कि राहुल गांधी की 2 नागरिकताएं हैं, एक हिंदुस्तानी नागरिकता है और एक ब्रिटिश नागरिकता है। इसको लेकर के अभी जो खबर आ रही है कि द दिल्ली हाई कोर्ट इज सेट टू हेयर ऑन आज मतलब टुडे पब्लिक क्या बोलते हैं, एक PIL मूव टू सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी सीकिंग डायरेक्शन टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री टू कैंसिल द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ राहुल गांधी व्हेन द कांग्रेस लीडर हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रिटिश सिटीजन। उन्होंने कहा है कि वो खुद को ब्रिटिश सिटीजन डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, सॉरी, खुद को ब्रिटिश जो है वो क्या बोलते हैं नागरिक घोषित करें। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ पे काफ़ी हमलावर है कि राहुल गांधी जो हैं वो अपने को कहीं ना कहीं 2 सिटीजनशिप लेके चल रहे हैं। और जिस तरह से कल भी नतीजे आए थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ नहीं थे, उसको लेकर के भी एक बड़ा वो सामने आया है कि बीजेपी ने ये बोला है कि आप यहाँ पे क्यों नहीं हैं, आपको सामने आना चाहिए, आपके सिर्फ जो लीडर्स हैं वही सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से कल रिजल्ट आए हैं, बीजेपी के लिए काफ़ी खुशी है। वहीं जिस तरह से अभी यहाँ की बात हुई थी तेलंगाना की, तेलंगाना में जो है क्या बोलते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये बोला है कांग्रेस ने कि हम जातीय जनगणना पिछले 1 महीने में कराएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव के लिए या अब 2029 में जो चुनाव होगा उसके लिए अभी से एक ज़मीन तैयार करनी है, क्योंकि इस बार जो इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, उसमें कांग्रेस ने देखा जाए तो कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है और इसमें जो है जो भी वहाँ के लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनका भी बड़ा योगदान है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो है वो राहुल गांधी की है। और देखा जाए हरियाणा में जो सीटें आई हैं कांग्रेस की, उसमें भी राहुल गांधी का बड़ा योगदान है, लेकिन इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं आ पाए। वहीं एक बार और ऐसा हुआ था गुजरात में भी जो है क्या बोलते हैं कांग्रेस अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने एक ऐसा बयान दे दिया था जो गुजरातियों को मतलब वो कबूल नहीं हुआ था। उन्होंने उस पर गुस्सा जाहिर किया और कांग्रेस से वहाँ हार गए। इसी तरह पंजाब में भी ऐसा हुआ था। पंजाब में जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसकी वजह से वो हारे और आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे काम किया, आम आदमी पार्टी वहाँ जीत गई। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये है कि वो अपने संगठन को किस तरह से रखते हैं। हर इंसान मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन आप ये चीज़ें बंद कमरे में करें, अगर आप बाहर करेंगे तो अपोजिशन जो आपके अगेंस्ट में है वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। जी,
जिस तरह से आपने जो अभी हाई कोर्ट का जो फैसले का जिक्र किया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि गृह मंत्रालय इस पर साफ करे, हालांकि बात की जाए हाई कोर्ट ने पहले भी कुछ दिन पहले भी ये फैसला सुनाया था। जिस तरह से जो भाजपा के जो नेता हैं उन पर हमलावर रहते राहुल गांधी पर कि ये 2 देशों की नागरिकता लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पहले भी जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उन्होंने पहले भी फैसला दिया था कि जो गृह मंत्रालय है वो अपना रुख साफ करे। और आज भी उन्होंने यही बात की है कि हाई कोर्ट ने बात की है कि गृह मंत्रालय अपना इस पर रुख साफ करे, लेकिन अगर चाहे भाजपा जिस तरह से उन पर सवाल उठाती रहती है तो इस मामले में वो भी अपना रुख साफ करे कि किस तरह से उसको देखना है। खैर, जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।